पाकिस्तान की तारीख के वो ब्लाइंड मर्डर्स जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके। 1991 में नवाज शरीफ वजीर आला थे। इस्लामपुरा में एक वाकया पेश आता है, घर में कोई 13 अफराद को कत्ल कर देते हैं। हर कमरे में लाश मौजूद थी। अब ये 13 कत्ल किस तरह से किए गए थे? गोलियां मारी थी, छुरियों के वार थे। मासूम बच्चों की गर्दनें काट दी गई थी। MQM के कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया। तो कराची की MQM का लाहौर से क्या ताल्लुक कुछ इस हवाले से जोड़ा जाता है कि ये जो शेख इस्माइल साहब है ना, 35 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को। CCD करे हैं इसकी तफ्तीश। पाकिस्तान अखबार में मैंने खबर दी थी कि इस केस का लिंक जो था वो इंडिया से जुड़ना शुरू हो गया। वो कैसे? छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का राइट है। तो उनका नाम बीच में आ रहा था कि शायद ये इनका ना कुछ। अब एक केस और ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं। नगीना खानम पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर खातून पाई गई है। फिल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक रहा है। हमें इतला आती है कि जी कि इकबाल टाउन में ना नगीना खानम समेत 5 लोगों को जो है ना सरों में गोलियां मार के कत्ल किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार ब्लाइंड मर्डर्स हमने देखे, लेकिन हम आज तक ये नहीं जान सके कि उनको कत्ल करने के पीछे क्या मकासद थे, उनका कातिल कौन था। आज के पॉडकास्ट में आप वो तमाम वाक़यात जानेंगे जिनके कातिल आज तक पकड़े नहीं गए। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान की तारीख के वो ब्लाइंड मर्डर्स जिनके बारे में आज तक ये पता नहीं चल सका कि कातिल कौन था, कत्ल करने की वजह क्या थी, कत्ल क्यों किया गया। आपने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में ये तमाम वाक़यात देखे हैं। आज सोच डिजिटल की ऑडियंस के लिए हमें बताएं, वो कौन कौन से मर्डर केसेस ऐसे थे जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके। बट साहब, इसमें जो आप ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो ब्लाइंड मर्डर्स बेशुमार हैं, अनगिनत हैं जो माजी में हुए हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका। वो लाशें जो है ना, उनकी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है अभी तक। एक वाक़या 91 में पेश आता है। 1991 में नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। अभी मैं इस फील्ड में नहीं आया था। मैं 93 दिसंबर से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी, जर्नलिज्म। लेकिन उससे पहले का ये वाक़या है 91 का। ग़ालिबन जुलाई 91 26 जुलाई 91 को ये वाक़या पेश आया था। अब इस्लामपुरा कृष्ण नगर का इलाका है ये। इस्लामपुरा में एक वाक़या पेश आता है। अब क्योंकि मेरी रिहाइश भी इस्लामपुरे की ही है, आपका भी हमसायगिरी है, आपका भी साथ ही। तो मेरे क्योंकि नानके दादके वहीं पे थे और मेरी पैदाइश भी वहीं की है, तो इस हवाले से कुछ ज़रा पता था कि ये वह एक इंसिडेंट है या ज़हन पे नक्श हुआ हुआ है वो। तो ये उस दौर में एक बहुत बड़ा सानया था ये। इस्लामपुरे का एक घर था, एक मस्जिद से मुत्तसिल घर था। उस घर में शेख इस्माइल नामी एक ताजिर, अंदरून शहर में उसका कारोबार था। ग़ालिबन धागे का बताते हैं उनका कारोबार था। तो ये शेख इस्माइल घर पर मौजूद नहीं था। इसकी अदम मौजूदगी में वाक़या क्या पेश आता है कि इसके घर कुछ लोग आते हैं और उस घर में घुस के अंदर घर में कुछ 13 अफराद को कत्ल कर देते हैं। फैमिली उसमें मेंबर्स। बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द भी। वो मतलब कि मक्तलगाह ऐसी थी कि हर कमरे में लाश मौजूद थी और मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती थी जहाँ पर खून ना बिखरा हुआ हो। तो बड़ा ही खौफ था इस वारदात के बाद, इस साने के बाद। और फौरी तौर पर जब पता लगता है, ये बात फैलती है, तो इस्लामपुरा, कृष्णनगर, जितनी भी मार्केट इर्द गिर्द थी ना, बाजार थे, सारे सोग में फौरी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। और इस घर के बाहर गली में इस कदर रश लग जाता है, पूरे ही एरिया, बल्कि इर्द गिर्द सांदा ले लें, संतनगर ले लें, चौहान रोड ले लें, इधर से अपना राजगढ़ ले लें, जितने लोगों जिसको पता लगता है ना, वो वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक हुजूम लग जाता है वहाँ पर।
अब ये 13 कत्ल किस तरह से किए गए थे? गोलियाँ मारी थी, छुरियों के वार थे, कैसे किए थे? भाट साहब बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल किए गए थे। मासूम बच्चों की गर्दनें काट दी गई थी। किसी के सरों पे वार किए गए थे। छोटे-छोटे मासूम बच्चों उनका क्या कसूर था इसमें? उनकी गर्दनें तक काट दी इन्होंने। अच्छा इस घर में ना एक कहते हैं कि कोई बच्ची थी, कोई 8-10 साल की बच्ची थी, मुलाज़िमा थी ग़ालिबन शायद वो उस घर की या कहते हैं कि उस घर ही की कोई बच्ची थी वो बच गई थी इस सारे वाक़ये में। वो कैसे बची? वो कहीं न जब ये आते हैं ना घर में, तो कहते हैं कि बाहर दस्तक होती है। बल्कि उस दौर के एक कोई अपना इस्लामपुरा थाने में जो तैनात थे, एक सब इंस्पेक्टर ग़ालिबन थे, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो वो कहते हैं कि वो बच्ची ने जो बताया था ना, एक तो वो बच्ची ये सारे मामले में ना सहम बहुत गई थी और कहते हैं कि या वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी बच्ची। अपनी आँखों के सामने आँखों के 13 लोग सामने ही कत्ल सारा होते कुछ, लेकिन वो देखे। कहते हैं कि वो बच्ची जो थी ना वो उस घर के किसी नुक्कड़ में किसी जगह पर छुप गई थी जो उनकी नज़रों से ओझल रही, या मौजज़ाना तौर पर कह लें कि वो बच्ची बच बस गई थी। उसकी लिखी नहीं तो थी। उसके हवाले से जो पता लगा था ना कि उस बच्ची के हवाले से कि उसने कोई बयान दिया था या कुछ पता लगा था, या पुलिस अफ़सर जो उससे पता लगा सके थे। उसने बस इतना बताया था कि दस्तक हुई थी बाहर, बेल हुई थी, कितने लोग थे? दरवाज़ा खोला था, मेहमान आए थे, बस। इससे ज़्यादा नहीं पता लग सका कि कितने लोग थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, 10 थे, ये किसी को नहीं पता लग सका। और उस ज़माने में सीसीटीवीज़, कैमरा कुछ उस होते नहीं ज़माने थे। में कहाँ दौर था यार, 91 में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, और अखबार भी मेरे ख़्याल 2-4 अखबार 5 हुआ करते थे, जो अपना टॉप के जंग, नवाए वक़्त हो गया, मशरिक़ हो गया, इस किस्म के अमरोज़ हो गया एक अखबार, ये पुराने अखबार 2-4 5 ही हुआ करते थे, 1-2 इंग्लिश अखबार होते थे। तो ये सिर्फ़ बच्ची की तरफ से ये कितना बयान जो था वो सामने आया था। अच्छा उसके बाद जब इस केस की तफ्तीश शुरू होती है तो बड़े-बड़े माहिर आला अफ़सर, अच्छा उस दौर में ना ज़ुल्फ़िकार चीमा ग़ालिबन जो अपना आईजी रिटायर हुए हैं, वो एसपी सिटी हुआ करते थे। राना मकबूल एसएसपी होते थे। अब देखें ना हमारे क्या कमाल का अपना सिस्टम है कि एसएसपी जो राना मकबूल थे लाहौर के, उनके दौर में और उनके ज़िले में एक इतना बड़ा सानिया हो जाता है। तो उस साने पे होना क्या चाहिए था? चलें आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि उस साने में जो अपना ज़िले का जो सरबराह था, एसएसपी लाहौर था, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए था? मुझे आप ज़रा इसका जवाब तो दें ज़रा। उनकी सरज़निश की जानी चाहिए थी, उनसे पूछा जाना चाहिए था चेंज कि कर देते उनको, बदल ऐसे ही देते है। उनको, वो खुद उनको रिज़ाइन कर देते, उनकी या उनको मतलब कि उनको कम से कम उनको यहाँ से हटा देना चाहिए था। ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ठीक था। है, लेकिन हमारा सिस्टम देखें कमाल का सिस्टम है हमें, प्रमोट कर दिया होगा। उनको प्रमोट करके डीआईजी बना दिया गया था, इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ही। अब ये वाक़या जब पेश आता है इसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है, उस दौर के बड़े-बड़े नामवर पुलिस अफ़सरान अहमद खान चद्दर जैसे, उन सब ने इस केस की तफ्तीश की है। लेकिन आज ये देखें कि आज इस वाक़ये को अगर अंदाज़ा लगाएँ तो तकरीबन 35 साल गुज़र चुके हैं इस वाक़ये को। आज तक इनके कातिलों का नहीं पता लग सका। अब इस केस में जब तफ्तीश होती थी ना, तफ्तीश में इनका जो पुलिस अफ़सरान का मौक़िफ़ था ना, वो ये कहते थे कि यार ये शायद कोई लेन-देन का मामला है, और उस दौर के बहुत बहुत बड़े पैसे थे, उनका लेन-देन का मामला है। लेकिन कितने पैसे थे? किनसे लेन-देन था? एमक्यूएम जो उस टाइम कराची की थी, आफ़ाक़ ग्रुप था एक कराची का, एमक्यूएम बड़े ज़ोरों पे हुआ करती थी। एमक्यूएम कह लें कि बहुत बड़ी जमात थी, और कराची या सिंध में कह लें कि उसकी कोई ताब नहीं चलता था। तो कराची की एमक्यूएम का लाहौर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक कुछ इस हवाले से जोड़ा जाता है कि ये जो शेख इस्माइल साहब हैं ना, इनका बताया जाता है कि इनका उन लोगों से कोई लिंक था, कोई ताल्लुक था। कहते थे कि जी शायद कोई लेन-देन के मामला था उस ग्रुप के साथ, कोई और भत्ते का मामला तो नहीं था? अब बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती थी, मैं आपसे के साथ करता हूँ शेयर। एक ये एमक्यूएम वाला एलिमेंट आता था, इस हवाले से कहते हैं कि जी उस दौर में एमक्यूएम के कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया। बल्कि मेरे एक दोस्त तो मुझे ये कह रहे थे, मेरे तो समझ में नहीं वो बात आई उनकी, वो कहते हैं कि एक बड़ी नामवर शख्सियत है एमक्यूएम की, जो आज भी मौजूद है, आज भी ज़िंदा है, उसको लेके भी आए थे, लेके उसे इंटेरोगेट भी किया, और इंटेरोगेट उसको रिवायती तरीके से किया, जो जिस तरह से लाहौर पुलिस करती है। उस दौर में जब एमक्यूएम का एक नाम था, एक खौफ था। लेकिन अब इसमें सदाकत कितनी है, बल्कि वो बताते हैं कि कोई एक
गालबन आजकल शायद वो डीएसपी शायद हैं रैंक में, कोई कामरान जमान पुलिस ऑफिसर हैं एक। उन्होंने कहते हैं कि वो शायद उस वक्त एएसआई या टीएसआई थे, उन्होंने इंटेरोगेट किया था उस शख्सियत को लाके, और उन्होंने ही उस पर टॉर्चर भी किया था। मतलब कि इस हवाले से बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन आज तक महरक़ात नहीं पता लग सके कि ये मर्डर हुए क्यों थे। फिर कभी कहते हैं कि शायद कोई भत्ते का मामला है, कोई लेन-देन का मामला है, फिर कोई मज़हबी रंग देना शुरू कर दिया कि शायद कोई अहले तशय्युं की तरफ से कोई ये वाक़या जो है वो अपना सरज़द करवाया गया है। मतलब इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहीं। अच्छा, इस के हवाले से एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ होती थी। पुलिस को या अपना किसी न किसी को ख़त आने शुरू हो गए। लोगों ने खतूत लिखने शुरू कर दिए कि जी इस केस में फ़लाँ ग्रुप जो है वो मुलव्वस है। इस केस में फ़लाँ ग्रुप मुलव्वस है, ये दहशतगर्दी का वाक़या है, ये फ़लाँ ने किया है। ये बड़े खतूत आते थे। अब वो जब ख़त आते थे इस हवाले से तो एक नई डेवलपमेंट होती थी, अब पुलिस उस तरफ चल पड़ती थी। लेकिन आज तक इस वारदात का सिरा मिल ही नहीं सका। हर साल इस हवाले से अखबारात में खबरें छपा करती थी। जब भी वो डेट आती थी ना, 26 जुलाई गालबन थी, तो जब भी वो हर साल डेट आती थी इस हवाले से खबरों अखबारात में लगा करती थी। अब जो उस घर के मालिक थे शेख इस्माइल, वो भी क्या इस वाक़ये में मारे गए थे या वो बच गए थे? नहीं, वो ये वाहिद शख्स था इस घर में, जो सरबराह था इस घर का कह लें उस वक़्त, वो बच गया, तो वो घर पर मौजूद नहीं था। अच्छा, उसके हवाले से जो वो मेरी पुलिस अफ़सर से बात हुई है ना, तो वो कहते हैं कि जब ये वाक़या होता है तो वो घर पर मौजूद नहीं। जब इनको इत्तला मिलती है, ये घर आते हैं, तो इन्होंने आते साथ ना वहाँ पर देख के ना, जब उनको पता लगा कि भई सबको ही मार दिया है, तो कहते हैं कि एक फ़िक्रा इस शख्स ने, शेख इस्माइल साहब जो थे, उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा सारे ही मार देते इन्हें, या सारे ही मार गया है, ये एक फ़िक्रा उन्होंने बोला। मतलब कि कोई थ्रेट होगा? मेबी कोई कोई मामला तो धमकी चल रहा था, वग़ैरह? कोई चीज़ तो थी ऐसी, कोई ना कुछ तो था, मतलब कि जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, बगैर किसी वजह के तो नहीं था। लेकिन समझ से बालातर ये है कि आज तक इतने हाई लेवल पे मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने इसकी तफ्तीश की, बड़े-बड़े माहिर पुलिस अफ़सरान ने तफ्तीश की, लेकिन आज तक ये इसका सिरा जो काबू ही नहीं आ सका, पता ही नहीं किसी लग एंड पे नहीं सका। पहुँचे? किसी एंड पे नहीं पहुँचे, आज तक वो अपना ब्लाइंड मर्डर्स की इसमें लिस्ट में शामिल है ये केस। और मेरा ख़्याल कि बड़े-बड़े पुलिस अफ़सर्स आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े दावे भी किए कि हम पहुँच चुके हैं, हमने सिरा मिल गया है, हम करीब-करीब हैं। लेकिन करीब-करीब क्या, आज 35 साल हो गए, तो वो उनकी जो कुर्बत थी मुलज़िमों से, वो ही नहीं हो सकी आज तक। 35 साल का अरसा गुज़र गया, आज तक ये ब्लाइंड ही है। अब पीछे मुझे पता लगा था कि शायद शेख इस्माइल साहब जो थे, कुछ अर्सा पहले उन्होंने वो घर जो था वो सेल कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया, और छोड़ के किसी और इलाके में वो जाके आबाद हो गए हैं। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा सान्या था। नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला थे, नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े दावे किए थे कि नहीं, हम कातिलों को सामने लाएँगे मंज़र-ए-आम। अब उसके बाद कई मर्तबा नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रहे, वो भी बने। अब आजकल उनकी साहबज़ादी हैं मरियम नवाज़, जो हैं अपना, वो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो आज तक इस केस का नहीं पता लग सका। अगर उनकी नज़र से हमारा ये प्रोग्राम गुज़रे, तो मेरी गुज़ारिश है कि आप, उन्होंने जो एक महकमा बनाया है सीसीडी का, तो ये कुछ चंद एक ब्लाइंड मर्डर्स हैं माज़ी के, जो उनके वालिद साहब के दौर में केसेस रूनुमा हुए थे, तो उनके वालिद साहब ने बड़े-बड़े दावे भी किए थे। तो ये केसेस निकलवाएँ ना, इनको ज़रा सीसीडी के हवाले करें। चलें, अब वो मुल्ज़िमान का तो पता नहीं वो ज़िंदा हैं, मर चुके हैं या क्या है, लेकिन इसके हवाले से कुछ चीज़ें तो सामने आनी चाहिए। पता पता तो तो चले। लगे कि ये मासूम जानें जो थीं, इनका गुनाह क्या था और ये किस ज़िम्रे में इनको कत्ल किया गया है। सीसीडी करें यहाँ इसकी तफ्तीश, निकलवाए मिसल, जितना रिकॉर्ड तो सारा मौजूद होगा पुलिस के पास, वो तफ्तीश जिस पुलिस अफ़सर ने किया वो भी निकलवाए। तो ज़रा करवाएँ तफ्तीश मरियम नवाज़ साहिबा इसके हवाले से कि भई इस्लामपुरा के जो 13 कत्ल थे, उसको भी किसी तरफ लगाएँ। अपने वालिद को ही सुरख़रू करने के लिए लगा दें कि उन्होंने जो उस दौर में दावे किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो सके। अच्छा, इसके बाद ना 2015 में भी एक वहाँ पर रेस्टोरेंट था, इसी तरह के कत्ल हुए थे। वो शायद आपस में कोई लड़ाई की वजह से हो गए थे, जो वहाँ पर काम करने वाले कारीगर थे, उन्होंने एक-दूसरे पर हमला कर दिया था। लेकिन उसमें भी गर्दनें काट के मिर्चें भर दी गई थी। ये 2015 का वक़्त है। इस किस्म के वाक़यात, लेकिन ये देखें ना, हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से, लेकिन वो मामला तो आप क्या खुद ही बता रहे हैं कि जी वो आपस में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था। हम स्पेसिफिकली आज डिस्कस करने का मकसद है कि लाहौर शहर के कुछ एक चंद एक बड़े वाक़यात
वाक़यात जो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उनके प्यारे आज भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारों को किसने किस जुर्म में कत्ल किया। ऐसी ही एक फैमिली ये शेख इस्माइल साहब की है, वो अभी तक मुंतज़िर हैं। अब एक केस और ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ग़ालिबन कोई 2001 या 2 का वाक़या है, फैसल टाउन का एरिया, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में है ना, उसके बिल्कुल ऑपोज़िट एक घर हुआ करता था। अब तो सारी कमर्शियल मार्केट हो गई है, ऑफ़िसेज़ बन गए हैं, मेडिकल स्टोर्स बन गए हैं, बिल्कुल सामने ऑपोज़िट घर हुआ करता था। मैं पाकिस्तान अखबार में था उस वक़्त, तो रात को कुछ साढ़े 11-12 बजे के करीब इत्तला आती है, फैसल टाउन के एक घर में ना कोई मर्डर हो गए हैं। तो ख़ैर हम उस टाइम ही खबर-खुबर क्योंकि टाइम काफ़ी जानी होती है, टाइम होता था कि 12 बजे के बाद खबर नहीं देनी हमने। तो वो न्यूज़ एडिटर हमारे नवीद चौधरी साहब थे उस वक़्त, मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान में। तो मैंने उनको कहा कि नवीद साहब ऐसे-ऐसे कोई कत्ल हुए हैं, तो अभी मतलब कि इन्फॉर्मेशन का ज़रिया मोस्टली ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन कम हुआ करते थे। हम थे लेकिन मतलब कि ज़्यादातर राब्ते जो थे वो पीटीसीएल नंबर्स पे हुआ करते थे। तो वो उनको कहा कि ज़रा खबर कलेक्ट करते हैं, कोई ज़रा 10-15 मिनट हमें दीजिएगा मार्जिन, तो खबर तो उस टाइम जितनी भी खबर मिली ना कि फैसल टाउन में 5 लोग जो है उनको कत्ल कर दिया गया, खबर देख के तो हम वहाँ से ऑफिस से निकले और हम इधर स्पॉट पर आ गए। अब यहाँ पर इनको भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल की, इनके चेहरों को मसख कर दिया गया था। खून डाले के वार किए गए थे उनको। और उसमें एक कोई अपना वो भी ग़ालिबन शायद कोई कारोबारी शख्सियत थी जिसको मर्डर किया था। ख़वातीन भी थीं उसमें जो मर्डर हुई थी, 5 मर्डर हुए थे वो। तो वो मर्डर भी आज तक ट्रेस नहीं हो सके। उस हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ कि उसमें जो तफ्तीश उसकी शुरू हुई तो नामालूम लोगों पर दर्ज हुआ वो। फिर तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी खुलती गईं, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने आज भी याद है मुझे कि पाकिस्तान अखबार में ही मैंने खबर दी थी कि इस केस का लिंक जो था, वो इंडिया से जुड़ना शुरू हो गया। वो कैसे? इंडिया का अपना वो एक था कोई अपना छोटा शकील एक अपना बड़ा वहाँ पर रहा है, बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम का राइट है। राइट हैंड था, वहाँ का गैंगस्टर थे, बड़े अपना जुराइम की दुनिया में बड़ा नाम रहा है उनका। तो उनका नाम बीच में आ रहा था कि शायद ये इनका ना कुछ हवाले हुंडी के हवाले से जो था ना वो अपना एलिमेंट सामने आ रहा था और उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी जो थी वो शामिल हो रही थी। तो उसका भी नाम आ रहा था कि शायद इस केस में जो है जो बैरूनी हाथ जो है यानी हमारा जो हमसाया मुल्क है, वहाँ के जो गैंगस्टर हैं उनका इसमें हाथ शामिल है। तो उसके हवाले से भी फिर मतलब कि अब उससे छोटे शकील से कौन तफ्तीश करेगा, उसको कहाँ से लेके आएँगे भाई, अगर उसका नाम आ गया। लेकिन अब वो कड़ियाँ जो थीं वो कुछ इस हवाले से मिलना शुरू हो गई और अब ये देखें ना इस लेवल पे के जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो उनका कोई लोकल लेवल पे राब्ता तो नहीं है। ठीक है, वो प्लान करेंगे अपना वहाँ पर इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर उन्हें प्लान करना है तो उन्होंने थ्रू दुबई। दुबई में जो लोग क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए उन्होंने प्लान करवाना है और प्लान करवा के यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके ज़रिए इस किस्म के काम करवाना है और वो एक्सपर्ट जो हैं, वो आज तक मंज़र-ए-आम पर ही नहीं आ सके। तो मतलब कि बड़े-बड़े वाक़यात जो है ना इस हवाले से वो लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है, अगर हम इसको कुरेदेंगे ना तो हज़ारों की तादाद में इस किस्म के केसेस नज़र आएँगे। लेकिन ये चीदा-चीदा कुछ केसेस हैं लाहौर शहर के हवाले से, तो वो भी आज तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ये 5 कत्ल जो हैं। बड़े लोगों ने तफ्तीश की, बड़े-बड़े माने-तराने अफ़सर जो थे सीआईए के थे, उन्होंने भी कोशिश की कि किसी न लेकिन किसी किसी को नहीं तरीके से, पता चल सका। लेकिन आज तक वो उसकी इन 5 कत्लों की जो फ़ाइल है ना, वो भी धूल तले दबी हुई है। उसके मुतल्लिक़ भी किसी को कुछ पता नहीं लग सका। इसी तरह अगर आप आएँ एक हमने अपने माज़ी के में अपना पिछले दिनों पॉडकास्ट में एक माज़ी का किरदार डिस्कस किया था आंटी ग्रुप्स के हवाले से कुछ आंटियों का ज़िक्र किया था। उसमें एक किरदार हमने ज़िक्र किया था नगीना खानम का। बिल्कुल। नगीना खानम जो थी ना ये लाहौर की बल्कि लाहौर की क्या पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर खातून पाई गई है। फ़िल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ रहा है, फ़िल्मों में भी इसने काम किया और ये इसने इसका घर हुआ करता था इधर लाहौर में रुस्तम पार्क का इलाका है एक, वहाँ पर इसका घर हुआ करता था। पहले ये वहाँ पर जो थी रहा करती थी। अब फ़िल्म इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ था, फ़िल्मों में इसने काम किया था, लेकिन इसको जो चार्म नज़र आया ना कमाई का, वो नज़र आया कहवा खाने के हवाले से। उस हवाले से इसने अपने कह लें कि नेटवर्क में कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और कुछ लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद इसने एक बाकायदा उनकी सप्लाई का काम शुरू कर दिया।
उस दौर में क्योंकि ताल्लुक फ़िल्म इंडस्ट्री से था, याशतबा लोग इसके राब्ते में थे, उस हवाले से इसने पैसे कमाने के लिए इसको एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो समझा, और वहाँ पर रुस्तम पार्क में ही इसने ये काम जो है शुरू किया। अच्छा, रुस्तम पार्क में ना इसको हवाले से ना मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि रुस्तम पार्क में इसके घर पर या इसको मारने के लिए कुछ लोग आए थे। अब इसको जब वो अटैक करने के लिए आए हैं ना इसके घर पे, तो इसके एक हमसाये में एक लड़का कोई रहता था, वो लड़का कोई थोड़ा-सा क्रिमिनल माइंडेड था और उसके पास असला भी होता था। तो उस लड़के ने उन लोगों पे जो इसको मारने के लिए आए थे ना, अपने घर की छत से खड़े होकर उन लोगों पर फायर किया था, और वो उनकी क्रॉस फायरिंग काफ़ी देर होती रही, लेकिन ये वो जो हमलावर थे वो भाग गए थे। फिर उस लड़के से इसकी नगीना खानम की मुलाकात होती है, और नगीना खानम जो थी वो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करती है और उसको कहती है, मेरे हवाले से कोई चीज़, पैसा, लड़की, कोई चीज़ चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। कहीं मेरी ज़रूरत हो, सारी ज़िंदगी तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, वो कमिटेड थी खातून बड़ी। जिसके साथ उसका ताल्लुक था या जिसके साथ कोई कमिट करती थी ना, अब हमने देखा है उसको माज़ी में जिन लोगों के साथ उसका ताल्लुक था या जिसके लिए उसने किसी को कोई ज़बान दी है ना, तो वो उसका पहरा भी दिया करती थी। मतलब इस किस्म की वो खातून हुई है। पठान थी, पठान फैमिली से ताल्लुक था, तो वो उस हवाले से वो ज़बान की अपनी बड़ी पक्की बताया करती है। वहाँ से फिर उसके बाद वो शिफ्ट होके इकबाल टाउन में आ जाती है। इकबाल टाउन में साल हा साल तक उसने बड़ी देर ये काम किया उसने। फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों का उसके घर आना-जाना था। लाहौर के बड़े-बड़े तगड़े लोग, हमारे बहुत से सहाफ़ी हज़रात थे, उनके साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन था। आपको एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि हमारे एक अख़बार के मालिक थे, उनके मुतल्लिक वो दावा करती थी नगीना खानम कि वो मेरा मुँह बोला बेटा है। ठीक है? तो मतलब कि बड़ा उसका एक अच्छा हल्का अहबाब था। वो हल्का अहबाब की वजह क्या थी कि एक तो वो कहते हैं कि हम उस खातून को कहते थे कि यार उसमें ख़वातीन वाली तो बात ही कोई नहीं, वो मर्द ही है। एक तो वो कहते हैं कि ओदी ज़बान अली हैगी है, भाई हैगी है वो। तो इस हवाले से भी ताल्लुक था। फिर उसका जो काम था, वो भी एक बड़ा अट्रैक्टिव था लोगों के लिए। वो भी अपना उस वजह से लोगों का बड़ा ताल्लुक था उसका। तो एक दफ़ा फिर हमें इत्तला आती है कि जी कि इकबाल टाउन में ना नगीना खानम के घर में नगीना खानम समेत कुछ 5 लोगों को जो है ना ग़ालिबन, या 6, 5 या 6 लोग थे, उनका मर्डर हो जाता है। और ये वो लड़कियाँ थी जो उसके पास होती थी? वो लड़कियां भी थीं, उसमें एक कोई अपना मर्द भी था, उसका ग़ालिबन ताल्लुक शायद किसी फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी अपना शोबे से था, वो उसको मिलने आया हुआ था या क्या था, लेकिन को 5-6 लोग जो थे ना उस घर में हुँ। कत्ल होते हैं। उनको भी सरों में गोलियाँ मार के कत्ल किया जाता है। अब इसकी एफआईआर भी नामालूम अफ़राद के खिलाफ दर्ज हो जाती है। फिर पुलिस अफ़सरान, जैसे माज़ी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तफ्तीश करते हैं, कुछ बात निकलती नहीं, समझ नहीं हुँ। आती। लेकिन हमारी जो कुछ पुलिस अफ़सरान से डिस्कस हुई थी ना इस हवाले से, वो ये डिस्कस हुई थी कि शायद एक कोई लड़की जो इसके पास थी, जो इसके कहबा खाने में थी, उसके कुछ शायद वुरसा थे, वो पीछे से आए हैं, वो आके उन्होंने ये जो है वारदात की है, और वारदात करने के बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले गए हैं। ये इस किस्म की बातें कुछ सामने आ रही थी, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो सका, कोई फाइंडिंग नहीं दे सका, और किसी ने इस चीज़ को डिक्लेयर भी नहीं किया ऑन रिकॉर्ड आके कि जी वाक़या ये असल हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है। तो नगीना खानम के हवाले से अभी तक ये केस भी ब्लाइंड ही है। ठीक है, अब किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड इसको आकर नहीं लिखा, ना किसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भई इस केस में कौन लोग मुलव्वस हैं। अब जिन लोगों के मुतल्लिक पुलिस अफ़सरान कहते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि अब हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, हुँ। लेकिन हमें कुछ इत्तलात हैं कि शायद इस मामलात में वो अपना लड़की के घर वाले वारिस जो हैं वो शामिल हों। अब इसके नगीना खानम के अपने बेटों के अलावा और दीगर को रिलेटिव थे और जो करीबी लोग थे, उनको भी इंटेरोगेट किया गया, कई-कई रोज़ लेकिन कुछ हिरासत नहीं में पता रखा गया। चला। बल्कि ज़्यादातर शुबा जो था ना, वो कहते थे कि किसी एक बेटे की तरफ कहते थे कि शायद उसकी तरफ जा रहा है शुबा, कि उसने किया या उसने करवाया। हुँ। लेकिन आज तक कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि उस दौर में ये भी एक बड़ी वारदात थी ब्लाइंड मर्डर के हवाले से, जो आज तक बिल्कुल ही कह लें कि अंधेरों में गुम है, इसके भी कातिलों का नहीं पता लग हुँ। सका। अब इसी तरह एक केस मैं आपके साथ अगर और शेयर करूँ, तो ये लाहौर में जो अपना चबुर्जी का इलाका है ना, रिवाज़ गार्डन का इलाका, चबुर्जी क्रॉस करें तो जी। मेन रोड पर ही, एमए कॉलेज के साथ एमए ही। कॉलेज से पहले मेन रोड पर एक घर हुआ करता था। उस दौर में एक बड़ा मशहूर वकील हुआ करते थे, कोई गालिबन अरशद नाम था उनका। हुँ। अरशद और उनकी अहलिया को रात को घर के अंदर बेडरूम में मर्डर कर दिया जाता है, और उनकी जो डेड बॉडीज़ की हालत थी,
वो मैं बयान नहीं कर सकता आपके साथ कि उनकी कंडीशन उस वक़्त क्या थी, लेकिन उनको भी बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया था। ठीक है, हम वहाँ पर मौके पर जब सुबह इत्तला मिलती है और वाक़या रात का था लेकिन इत्तला नेक्स्ट डे मिलती है। अरशद साहब जो थे ना वो अपनी अहलिया के साथ गालिबन समनाबाद वाली साइड पर ना कहीं शादी की तकरीब में जाते हैं। वहाँ पे शादी की तकरीब से रात को उस दौर में ना शादी की तकरीबात रात लेट नाइट तक चला करती थी। 2-3 बज जाते 2-2 थे। 3-3 बज जाते थे। तो 12 एक तो आम रूटीन थी ना, हुँ। लेकिन को अगर कोई ज़्यादा हल्ला-गुल्ला उस टाइम करना होता था, तो मतलब कि मेरी अपनी जो बारात कह लें कि वो रात को कोई साढ़े 12 बजे, 1 बजे बारात मेरी पहुँची थी और वापस हमको ढाई 3 बजे आए थे वहाँ से। तो उस दौर में इस तरह से वाक़यात हुआ हुँ। करते थे। तो ये वहाँ से कहीं लेट आए हैं शादी की तरकीब से, जहाँ से जब वापस आए हैं, ये तो घर के अंदर मेन रोड के ऊपर घर था इनका, घर के अंदर इन्होंने गाड़ी लगाई। अब पता नहीं शादी की तकरीब में कुछ लोग इनके पीछे ताक़ुब में आए हैं या को पहले से घर के अंदर कोई लोग मौजूद थे। इस हवाले से भी आज तक कुछ पता ही नहीं चल क्या सका। घर से कोई चीज़ गायब हुई थी? चीज़ें भी घर से कुछ गायब हुई थी। मतलब कि हुँ। पुलिस अफ़सरान कहते हैं कि एक तो ना उस दौर में ना पुलिस अफ़सरान की कोशिश होती थी कि जो रिपोर्टर थे ना वो अंदर ऑन स्पॉट या कमरे में जहाँ वाक़या हुआ वहाँ पर ना जाएँ, ये उनकी कोशिश ये हुआ करती थी। क्योंकि इस किस्म के वाक़यात में हमारी कोशिश होती थी कि यार कोई चीज़, एक तो वहाँ पर जो हालात हैं, जो सीन है, वो किस तरह से मर्डर किया गया है, अपना बॉडीज़ की क्या हुँ। पोज़ीशन थी। यहाँ पे तो ख़ैर बहुत ही ऑकवर्ड पोज़ीशन थी बॉडीज़ की जो थी, तो उस हवाले से मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। तो पुलिस अफ़सरान जो थे ना वो उनकी कोशिश होती थी कि हमारे आने से पहले क्राइम सीन विज़िट करके अपना फिंगरप्रिंट्स ले लेके तो डेड बॉडीज़ वहाँ से मूव करवा दीजिए। उनकी कोशिश ये होती थी। क्योंकि अखबारात में स्टोरीज़ छपती थी तो वो भुगतना उनको पुलिस अफ़सरान को पड़ता था। अपर लेवल तक उनको, मतलब कि हुकूमती लेवल तक जवाब वो नीचे से जाना कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मतलब उनकी अच्छी खासी सर्जनिश होती थी उस दौर में, इस किस्म के इवेंट में। अब जो वहाँ पर वाक़या हुआ, ये लोग जब गाड़ी अंदर गैराज के अंदर खड़ी करते हैं, उसके बाद अंदर अपने बेडरूम में भी चले जाते हैं, फिर उसके बाद चेंज वेंज भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी मामलात हैं, फिर उसके बाद इनका मर्डर भी हो जाता है। अब सुबह के टाइम नेक्स्ट डे होते सिर्फ 2 मियाँ-बीवी फैमिली मेंबर, हुँ। औलाद भी कोई नहीं है इनके और कोई रहता भी नहीं वहाँ पर। अब वो कोई काम वाली या कोई अज़ीज़ उनका सुबह जब आता है, तो आके जब वो बेल शेल देता है, नहीं पता लगता, तो खैर जब अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं, तो अंदर घर के अंदर जाकर जब देखते हैं, तो वहाँ पर तो सीन ही कुछ और होता है। खैर वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं, पुलिस आती है हुँ। और आके सारे मामलात का जायज़ा लेती है, अफ़सरान मौके पे आ जाते हैं। वायरलेस कॉल चलती है ना, तो वायरलेस कॉल जब चलती थी, तो हमारे सोर्स हमें भी बता दिया करते थे, तो हम भी रिपोर्टर सारे एकदम वहाँ पर मौके पे पहुँच जाना। तो वो क्राइम सीन देख के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि किस तरीके से उसको मर्डर किया गया था। गोलियाँ तो मारी थी? यार गोलियाँ क्या मारी थी, बस वो अजीबो-गरीब ही हालात थे, मैं वो बयान भी नहीं कर सकता कि क्या हालात थे वहाँ पे। तो बहरहाल जो भी था, मामला जो थे ना बड़े बहुत ही बुरे तरीके से उनको कत्ल किया गया था और मामलात कुछ और भी वहाँ पर हुए थे, जिसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाह रहा वो। तो उनको अपना पुलिस वाले जो थे ना वो मुख्तलिफ एंगल्स पे कि शायद ये डकैती के दौरान हुआ है हुँ। मामला, घर से कोई सामान जो है शायद वो भी लूटा गया, वो मतलब कि इस किस्म की बातें सामने आती रही। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस तफ्तीश करते-करते वो शादी की तकरीब तक पहुँच गई। अब वो शादी की तकरीब में कोई वीडियोज़ देखी गई, उस वीडियोज़ में कोई अपना कोई जेब कतरे थे। अब वो जेब कतरों को उन्होंने अपना दायरे में ले लिया। उन पे रेड मार्क लगा दिया कि शायद ये जेब जेब कतरे जो हैं यही हुँ। अपना उस केस में मर्डर है। तो बड़े-बड़े उस हवाले से ना लोगों को भी इंटेरोगेट किया। बड़े-बड़े कुछ किरदार ऐसे थे, मतलब उस दौर के कोई नामवर कुछ किरदार भी थे, उनका भी नाम आ रहा था इस हवाले से। वो लिंक था ना, वकील थे। उस हुँ। हवाले से उनके केसेस को भी देखा गया कि यार ये किस किस्म के केसेस जो थे वो किया मुखालिफ करते थे, पार्टी ना मुखालिफ हो। पार्टी ना हो कोई। तो बहुत एंगल्स पुलिस ने जो थे उसकी तलाश की है, तफ्तीश भी की उन एंगल्स पे कि किसी ना किसी तरीके से हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाए, हमें पता लग जाए कि ये कत्लों की वारदात जो है वो किस तरह से रूनुमा हुई है। लेकिन वो बिल्कुल पुलिस नाकाम रही, उसमें भी नहीं पहुंच सकी। और उनके उस घर में मेरा ख्याल है कि साल हर साल कई साल तक वो घर जो है वीरान ही पड़ा रहा है वहाँ पर। और उसके जो कुछ अजीज़ो कोई अकारब वारिस थे, नहीं था? औलाद कोई नहीं थी, कोई बहन भाई या कोई होंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल शायद गालिबन अब्रॉड में होते हैं हुँ। और वो पीछे कोई आता ही नहीं था। हम तो बिल्कुल खंडर की तरह देखते थे कि वो घर आते जाते, बल्कि कभी गुजरना तो देखते नजर मारने की, यार इसमें इस घर में ये एक इंसिडेंट हुआ था, ये वाकया हुआ था। तो पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, हर एंगल पे तफ्तीश की, मगर तफ्तीश के हालात ये थे कि वो
शादी की तकरीब में चले गए कि वहां पे कुछ अपना वीडियो भी दिखवाई उन्होंने। वीडियो में देख के वो जेब कतरे आए, वो उनको भी उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो वो उस वक्त तो ऐसा कोई जदीद दौर था नहीं कि सेफ सिटी कैमरे हो, जगह जगह कैमरे लोग, कहीं भी फुटेज में कोई आ जाए तो वो गिरफ्तार। अब तो ये होता है ना कि आप इधर से कोई वारदात होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं शहर में फरार होते हुए किसी ना किसी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। तो उस दौर में तो ये मामला थे ही नहीं। तो मतलब कि ये केसेस कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बड़े बड़े माहिर तफ्तीशी अफसरान जो थे, वो उनको भी मैंने फेल पाया। उनकी भी कोई हतमी राय नहीं आ सकी। वो भी बस कह लें कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, शायद इस वजह से वो, शायद इसकी वजह ये हुई हो। इन केसेस में उनके भी ये जवाबात हुआ करते थे। कोई अपनी एक्सपर्टीज जो है ना इसमें वो साबित नहीं कर सका, और यही वजह है कि आज तक ये वारदातें जो हैं वो ब्लाइंड हैं। तो मैंने तो आपसे गुजारिश की है, अब जो महकमा बन गया हुआ है सीसीडी, ये इस किस्म के केसेस निकालने चाहिए उनको। चाहिए अपना महकमे को कोई ये केसेस जो माजी में पुराने हैं। देखिए सीसीडी के पास कोई काम नहीं है, सीसीडी के पास सिर्फ एक काम है। उनको एक टारगेट एक टाइम में मिलना है, और उनका काम है कि महीने में, 2 में, 4 में, 6 में उन्होंने उस टारगेट को अचीव करना है। अब क्राइम उन्होंने नीचे लेके आना था सीसीडी ने, वो ठीक ले है। आइए। वो एकदम ऐसे ऐसे नहीं लेके आई, एकदम ऐसे लेके आई है, एक झटके से, ठीक है। वो क्राइम जो है बहुत हद तक उसका ग्राफ गिर चुका हुआ है। अब पिछले चंद दिनों से मंशियात फरोशों के हवाले से आप ले लें कि मंशियात फरोशों के लिए ना कोहराम बरपा है पूरे पंजाब में। अब पिछले कोई आप कह लें कि 100 या 125 घंटे आप ले लें कि अपना 125 घंटे में ना कोई तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 60-70 के करीब मंशियात फरोश पूरे पंजाब में मार दी है पुलिस ने, सीसीडी ने। और साथियों ने मारे हैं। साथियों ने, मतलब कि यार वही जिस तरह से पहले क्रिमिनल 700-800 पिछले 8-9 माह में, 10 माह में मरे हैं, वो भी साथियों की फायरिंग से मरे हैं ना। ऐसे ही हम तो ये वही कहेंगे जो ऑफिशियल है। हम तो ऑफिशियली बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं व्हाट्सएप, मैं ये मंशियात फरोशों के हवाले से, अगर तो हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज हो ना, अदालतों से इंसाफ मिलता हो, अदालतों से इन मुलजमों को सजाएं होती हो, तो फिर तो बिल्कुल ओपनली मावराए अदालत जो कत्ल है उनकी मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने तौर पे बताऊं, और मैं पब्लिकली भी देख रहा हूं, बहुत से लोगों से मेरी डिस्कस हुई है, मंशियात फरोशी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि ये मंशियात फरोशों के खिलाफ जो एक्ट सीसीडी ने किया है ना, और उन पर कह लें कि गजब ढा दिया उन्होंने। वे चंद दिनों के दौरान, ये 3-4 दिन ले लें आप, 4 दिनों में 70-80 लोग या 60 लोग जो है मंशियात फरोश, और सारे रिकॉर्ड याफ्ता और बड़े बड़े डीलर थे। ये क्या जेलों में थे, जेलों से निकाला और फिर साथी छुड़वाने आए, ये पकड़े गए और फिर साथी छुड़वाने आए? देखें, इनमें ये लोग जितने भी हैं ना सारे रिकॉर्ड याफ्ता हैं, कुछ गिरफ्तार भी होंगे इनमें। एक तो एक सीसीडी ना देखें, इस हवाले से सोहेल जफर चड्ढा साहब की पॉलिसी ले लें या महकमाना पॉलिसी ले लें, उनकी पॉलिसी ये है कि इस हवाले से उनके जितने भी ऑपरेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन पास नहीं करते। और उन्होंने सख्ती से अपने अफसरान को भी कहा हुआ है कि जितने भी ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं ना, इस हवाले से जो मीडिया को है वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ये उनकी शायद पॉलिसी का हिस्सा है। अब जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है वो अपने कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं किसी अफसर से, तो उन्होंने को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि यार फलां जगह पे 2 लोग मारे गए हैं, ये उनके नाम है, ये मंशियात फरोश थे या ये जुराइम पेशा थे, चोरी डकैती में थे, उजरती कातिल थे। वो अपने कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की वजह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मिल जाए। मैं बात कर रहा था मंशियात फरोशी के हवाले से। मैं अपनी ज़ात के हवाले से मैं जो देखता हूँ ना कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, खासकर प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं अपर लेवल पे एलीट क्लास के कह लें आप ज़्यादातर, उसमें आप यूनिवर्सिटीज़ ले लें, कॉलेजेस ले लें, इनमें मंशियात का इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका हुआ है कि मतलब कि वो उस चीज़ को कोई नशा समझ के तो वो लेते ही नहीं है। वो एक फैशन कह लें, या लड़कियां जो है वो ज्यादातर नशे में इसलिए अपना लत में मुब्तला हुई हुई है कि उनकी ना एक सोच है, एक थिंकिंग है उनकी। वो ये समझती हैं कि शायद ये कोकीन लेने से, आइस लेने से या और जो चीजें हैं वो लेने से हमारी फिजिक जो है वो बिल्कुल कायम रहती है, हमारा वेट नहीं हमारा अपना बढ़ेगा। ये एक लड़कियों की मैंने एक अपना साइको से अपना कह लें कि उनकी एक है साइकी सेंस, देखिए। साइकी देखी है उनकी, कि ये वो समझती हैं कि ये हम यूज करेंगे तो हम फिट रखेंगे अपने आप को, फिट रहेंगे। लेकिन उनको इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उनकी
जिंदगी को तबाह कर रही हैं। और जब लत लग जाती है किसी फैमिली के एक मेंबर को, वो सिर्फ उसकी तबाही नहीं होती, वो पूरे खानदान की तबाही ऐसे होती ही। है। अब इसी तरह स्कूल अपना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को छोड़ के आप दूसरी तरफ भी आ जाए ना, तो बेशुमार मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े अच्छे घरानों के और बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों को मैंने देखा है, जो इसके आइस के नशे में मुब्तला है, जो कुकीन के नशे में मुब्तला है। हुँ, हमारे एक बड़े नामवर साफ़ी रहे हैं माजी में, अल्लाह पाक बरी की रहमत करे, उनको भी एक टाइम पे मैंने देखा कि कुकीन का नशा लग गया हुआ था। ठीक है? तो उनके हालात भी हमने देखे हैं। तो ये एक इंतहाई मौलिक नशा है और इंतहाई खतरनाक नशा है। देखें ना, आप एक शख्स को जो नशा लगा रहे हैं, उस शख्स को नहीं, आप उस पूरे खानदान को तबाही के दाने पर लेके आ रहे हैं। हुँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बिल्कुल, ये मैं तो कहूँगा सपोर्ट भी करता हूँ, पब्लिक भी इसको सपोर्ट करती है कि सीसीडी के इस इक़दाम को तो मैं भी सराहता हूँ भाई। हालाँकि मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का बिल्कुल हामी नहीं रहा और मैं तनकीद ही करता हूँ हमेशा से, लेकिन ये जो मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्ट किया गया ना, देखें यहाँ पर अपना लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान में गाजी कक्का का एक इलाका है, वहाँ पर ये आइस फैक्ट्री थी और ये आइस फैक्ट्री पूरे पंजाब नहीं, दीगर सूबों में भी सप्लाई किया करती थी वहाँ पर, और साल साल से चल रही थी। पुलिस की आशीर्वाद से ही चल रही थी ना, पुलिस को पहले नहीं पता था कि वहाँ पे आइस फैक्ट्री चल रही है। लेकिन क्या कि पहले इसके मुतल्लिक फैसला नहीं किया गया था। हुँ, अब आपका बॉर्डर एरिया ले लें आप, जितना भी आपका ये बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हर देहात के कुछ दूसरे तीसरे घर में आइस तैयार होती है वहाँ पर। वहाँ से लोग पुलिस पीछे, अब माज़ी में ना, अभी कुछ महीनों पहले की बात मैं आपको बताऊँ, ये सीसीडी बनने से पहले की बात मैं हुँ, आपको बता रहा हूँ, कि वहाँ पर लोगों को पुलिस वाले उठाकर लेके आते थे और उठा के लाके उसको कहते थे कि भाई तुम फलां काम करते हो, ये मंशियात का काम करते हो, वो पिट उड़ता। बल्कि एक वाकया तो मेरे सामने का है, मैं उसमें एक बंदे को लेके आते हैं पुलिस वाले, वो कहते हैं कि जी मंशियात का काम करता है, वो उसको अपना हर किस्म की गवाही, हर किस्म की सफाई देने को तैयार है कि मैं मंशियात का काम नहीं हाँ, करता। तो कहते हैं तू क्यों नहीं करता, करना, तू कर, तेन असी तेरे नाल हैगे हां, कर, सानू पैसे दे, तू कर। वहां से कई मंशियात फरोशों को उठा के लेके आए हैं और बड़े पैसे पुलिस वालों ने कमाए हैं वहां से। और उनकी डिमांड जो होती थी ना, जिसको उठा के लेके आते थे, उनकी डिमांड 5 करोड़ से शुरू होती थी कि 5 करोड़ रुपए हमें दो। मतलब कि वहां से आइस जो थी ना, बॉर्डर एरिया से ज्यादातर मोस्टली बॉर्डर पार जाती है। हुँ, बड़ा एक मशहूर पीछे केस हुआ था, वो हमारा एक ड्रोन अपना के पुलिस ज़रिए। ड्रोन के ज़रिए पुलिस अफ़सर को एंटी नारकोटिक्स वालों ने पकड़ा भी था। ठीक है? वहाँ पर बॉर्डर एरिया में मंशियात जो है वो आइस की बहुत काश्तकारी की जाती है, बड़ी मिकदार में तैयार होती है और अभी भी उस बॉर्डर एरिया में बहुत मंशियात है। ये पीछे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी ना, तो वहाँ पर सहाफ़ियों को विज़िट करवाने के लिए गए कि भई देखें यहाँ पर जंग का माहौल है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो किस तरह से पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं और बिल्कुल उनको कोई डर खौफ नहीं है। ये बॉर्डर एरिया पर जो है गाँव मौजूद हैं और लोग देखें अपने काम में रूटीन में मसरूफ़ हैं और हमारे पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर इस दौरान होता ये है कि एक मोटरसाइकिल पे एक खातून और एक शख्स जा रहे होते हैं, उन्होंने कोई चीज़ टाँगी होती है मोटरसाइकिल पे। तो उनको वैसे रूटीन में रोक के चेक किया जाता है, पुलिस वाले, या कह लें कि वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, या उनको उस हिसाब से रोका जाता है। रोक के वो शॉपर चेक कर लेते हैं। उस शॉपर में से 1.5 किलो के 2 किलो आइस निकल आती है। फिर पकड़े पकड़ लेते हैं, उनको एफआईआर देते हैं। मतलब कि वहाँ पे आइस इस तरह से वहाँ पर फ़रोख्त होती है या आइस हाँ, इस तरह से वहाँ पर तरसील की जाती है वहाँ। ठीक है? तो ये जो एक्ट है ना सीसीडी का, अब इतने देखें कि 3-4 दिनों में 60-70 लोग जो है मंशियात फ़रोख्त, और ये वो लोग मारे गए हैं जो रिकॉर्ड याफ़्ता हैं और जो बड़े डीलर थे, जो सप्लाई दिया करते थे। बल्कि मेरी एक पुलिस अफ़सर से आज ही बात हो रही थी, वो इस हवाले से कह रहे थे, वो कहते, मिर्ज़ा साहब मैं आपको एक चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे बताऊँ कि अब जो ये पीने वाले लोग थे ना, ये भी आपको सड़कों पर नहीं नज़र आ रहे। कह रहे मैंने खुद विज़िट किया है, ये लाहौर में एक मुस्लिम टाउन मोड़ का इलाका है, वहाँ पर ये अपना मेट्रो बस चलती है, उस मेट्रो बस के मुस्लिम टाउन मोड़ पे ना नीचे बिल्कुल। डेली बेस पे रात को बीसियों नशेई जो थे ना, ऐसे ही है, ये आप लक्ष्मी चौक जाएँ, वहाँ पर भी यही लक्ष्मी हाल है। चौक में चबुर्जी में चले जाएँ। हाँ, अब मैं वहाँ से मेरा क्योंकि रास्ता रोज़ का है मुस्लिम टाउन से, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक सिंगल बंदा नहीं नज़र आ रहा नशेई वहाँ पर। नहीं तो वहाँ पे ऐसे लगता था जैसे कोई होटल है या कोई मंडली है या कोई वहाँ पे मजलिस हो रही है। इतनी तादाद में वहाँ पर नशेई बैठे होते थे। तो अब वहाँ पे वो नहीं रहा। वो कहते हैं आपको ये पीने वाले भी नहीं नज़र आएँगे अब यहाँ पर।
तो मतलब कि इस कदर जो कार्रवाई डेस्परेटली पुलिस ने जो है ना इनका गला कमा करना शुरू किया। और अभी आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं कि ये दिसंबर के महीने में मंशियात का रिजल्ट जो है वो ऐसा आपको मिलेगा कि आपको मंशियात बेचने क्या, पीने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये जो लोग मतलब कि अच्छी क्लास के हैं ना, जो नशा के आदी हैं, जिनको नशा लगा हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि अब कि सोने के भाव ही अगर उनको कहीं से मिलेगी तो मंशियात तो वो मिलेगी, अदरवाइज उनके लिए भी जो है ना ये पंजाब में नहीं मिलेगी। वबाले जान ही है। या वो लोग जिनका पुलिस में कोई अच्छा ताल्लुक है, या पुलिस के पास जो कह लें कि मंशियात कुछ मौजूद है, उनके माल खानों में कह लें, या बेशुमार मतलब लोग होते हैं ना, पुलिस मंशियात पकड़ती है ना, तो वो सारी जितनी भी मंशियात होती है वो नहीं अपना एफआईआर में वो लिखती। वो एक मखसूस मिकदार में उसमें मंशियात उसमें एफआईआर में लिखती है, बाकी वो रख लेते हैं कि नेक्स्ट अगर किसी को पकड़ा जाए और किसी पे डालनी पड़ जाए मंशियात तो वो वहां से निकाल के डाल देते। तो अब कुछ अर्सा तो मे भी वो पुलिस अफसरान से राब्ता करके उनसे जो अपने इस्तेमाल की मंशियात है वो थोड़ी थोड़ी करके ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये सीसीडी का एक मतलब बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है। मैं तो इस पे बड़ा खुश हूँ कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, देखिए नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे बच्चियां हम्म। पढ़ रहे हैं, उन्होंने आगे पढ़ लिख के इस मुल्क की बागडोर को संभालना है, मुख्तलिफ शोबों में जाना है। अब जब वो नशे पर लग जाएंगे, ठीक, बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई मामूली तादाद नहीं है। ये आपका जॉर्डन गैंग पकड़ा गया था, वो किस तरह से सप्लाई देता था, उसकी बेशुमार क्लाइंट जो थे वो स्टूडेंट्स हुआ करते थे। डिफेंस मॉडल टाउन गुलबर्ग, ये रायबन रोड पे आप चले जाएं, इकबाल टाउन में आप आ जाएं, मतलब कि कोई ऐसा एरिया नहीं जहां पर मंशियात की तरसील ना होती हो। और इन लोगों का जो बेसिक होता था टारगेट, वो रखते थे कि स्टूडेंट्स को दिया जाए। वहां पर स्टूडेंट्स के हवाले से आपको उनको फरोख्त इसलिए वहां पर किया करते थे कि वहां से जो अपना जहां से आती है ना उनको मिलती है, उनकी लीकेज या उनकी मुखबरी होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस हवाले से वो टारगेटेड स्टूडेंट्स को किया करते थे कि यहाँ पर हम जो है, एक तो वहां पर महंगे दामों भी फरोख्त करते थे, इदारे अच्छे लेवल पे एलीट क्लास जो थी वहां पर पढ़ा करती है, तो वो उन लोगों को टारगेट करके वहां पर अपनी मंशियात फरोख्त किया करते थे। तो ये बड़ा अच्छा सीसीडी का इकदाम है भाई। सोहेल जफर चट्टा साहब को भी सलाम है इसमें तो, और मरियम नवाज साहिबा को भी सलाम है, जिन्होंने बिल्कुल उनको फ्री हैंड दिया इस हवाले से कि पंजाब में मंशियात फरोशी जो है उसका एंड होना चाहिए। अब टॉपिक हमारा कुछ और था, निकल हम कहीं और तरफ गए हैं। तो ये बस मंशियात फरोशी या सीसीडी डिस्कस करने का मकसद जो था, जिस हम इस तरफ जो आ गए, वो आए थे कि सीसीडी को चाहिए कि वो या तो आज खुद जितने भी ब्लाइंड मर्डर्स हैं माजी के, किस किस्म के केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, वो उनको अपना फाइलें उनकी निकलवाए, डिटेल निकलवाए, और इस हवाले से तफ्तीश करके इन केसों का कुछ ना कुछ सुराग लगाए, या इनको किसी तरफ लगाए कि बताएं, लोग जानना चाहते हैं, या वो घराने जो अफेक्टेड हैं, जिनके मर्डर्स हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे प्यारों को क्यों और किसने कत्ल किया, जो कि आज तक मख्फी है। कुछ केसेस मैंने इस तरह के देखे कि कोई बंदा पकड़ा गया और तफ्तीश में सामने आया कि 20 साल या 25 या 30 साल पहले उसने ये वक़्वा किया था। इस तरह के केसेस तो सामने आते रहे हैं। आते रहे हैं माजी में ऐसे केसेस के अपना तफ्तीश किसी के साथ हुई है। एक तो किसी ने कोई वकूआ कर लिया, वकूआ करके वो किसी दूसरे सूबे में चला गया, दूसरे शहर में चला गया, लेकिन कभी किसी ना किसी मामले में जब वो गिरफ्त में आता है तो दौरान तफ्तीश पता लगता है कि जी इस बंदे ने वो फलां जो है वाकया किया था। पीछे कई केसेस, 2 4 5 केसेस थे ऐसे को सामने आए थे, पता लगा जी 20 साल पुराना कत्ल जो था वो बिल्कुल। ट्रेस हो गया, उसके कातिल जो गिरफ्तार हो गए। ये मतलब कि इसमें भी कोई पुलिस की कारीगरी इस केसेस में मैं नहीं कहूंगा कि उनकी कोई कारीगरी है कि या कोई साइंटिफिकली उन्होंने या कोई अलादीन का चिराग रगड़ के उसको, वो तो एक बंदा को पकड़ा गया किसी मामले में, दूसरे में उसको इंटेरोगेट किया, थॉरली इंटेरोगेट किया, उसको रिवायती तरीके से इंटेरोगेट किया। तो उस तफ्तीश में कहा जी मैं ये नहीं कीता, मैं तो वो काम कीता सी आज तो 20 साल पहले, आज तो 15 साल पहले वो काम कीता सी। तो ये चीजें इस तरह से सामने आती है। अब इनमें कोई अन्य हथ बटेरा तो आ नहीं सकता। अब इसमें जो माजी में तफ्तीश हो चुकी है ना इन केसेस के हवाले से, उन तफ्तीशों को मद्देनजर रखते हुए सीसीडी को उसकी रोशनी में इन किरदारों को सामने लाना पड़ेगा, और इनको लाना भी चाहिए। अगर वो मैं लाना चाहें तो। मैं तो फिर आपको कहूंगा कि मैं वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से फिर अपील भी करता हूँ, और उनको उनकी तवज्जो भी इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ। अब कुछ इससे ज्यादा अल्फाज तो हम कह नहीं सकते,
ठीक है, हमें ना इजाज़त है और ना हमारी इतनी ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा कोई अल्फ़ाज़ हम कह सकें। तो उनको तवज्जो की ज़रूरत है, उनको अपने वालिद को सुरख़रू करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके वालिद वज़ीर आला थे जब ये इस्लामपुरे वाला वाक़या हुआ। हुँ। उनको सुरख़रू करने के लिए या उन्होंने जो उस टाइम जो ज़बान दी थी या उस टाइम जो उन्होंने कहा था, दावा किया था कि इनके मुल्ज़िमों को हम पकड़ेंगे, मंज़र-ए-आम पर लाएँगे, कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। वो सीसीडी के ज़रिए इन केसेस को दोबारा रीओपन करवा के, री-इन्वेस्टिगेट करवा के, इनके असल किरदारों को, असल मुल्ज़िमों को सामने लेकर आएँ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के अंदर तो हमने ब्लाइंड मर्डर्स को डिस्कस किया। अगर आपके ज़हन में कोई इस तरह का केस है, हाई प्रोफाइल मर्डर है, जिसके असल हक़ाइक़ आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ शेयर करें। हम उनके असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँगे।